बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you that all will be fine. My voice is clear. Can you hear me? Slide is visible. Please type your comments if any distortion. जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। फाइनली हबीबुल्ला ने भी ज्वाइन कर ही लिया है। ओके, थैंक यू। गजाला ने फाइनली आंसर कर दिया है कि मैम ठीक है, क्लियर है। ओके, यही पढ़ना था हमने। क्रीनियल नर्व्स को हम पढ़ रहे थे बेटा। हाफ हमने पढ़ ली थी। कोई बताएगा कि कौन सी हम क्रीनियल नर्व अभी पढ़ रहे थे? जी, मरियम तारिक, वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ। और अब आप बताएंगे कि कौन सी हम किस टॉपिक पे थे? हम लास्ट क्रीनियल नर्व्स पढ़ रहे थे और अब हमने कौन सी क्रीनियल नर्व्स पढ़नी है? वॉइस नहीं आ रही। ओके, वॉइस क्लियर नहीं है मेरी। जी अदीला क्या कह रही हैं? मेरी आवाज क्लियर नहीं है। मैं तो इतना ऊंची बोल रही हूँ। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही। प्लीज टाइप योर कमेंट्स। आंसर फाइनली, थैंक यू बेटा। आपने कहा कि क्लियर है। मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रही थी, आप लोगों ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था कि मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके सुमैया, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या मुझे बताए कि हम लास्ट क्या पढ़ रहे थे?
अब आ रही है। जी, okay. We will continue the topic. ग्लोसोफरेंशियल 9 एंड वेगस 10। ठीक है, ये दोनों को हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे, दोनों को हम इकट्ठा ही असेस करते हैं। जी बिल्कुल सुमैया, फाइनली जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो थैंक यू, आपने बता दिया कि हम क्रीनियल नर्व्स ही रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम ग्लोसोफरेंशियल, क्रीनियल नर्व 9 और वेगस जो है वो 10 पढ़ रहे थे। वालेकुम सलाम। जरा ठीक है, ओके। ग्लोसोफरेंशियल एंड वेगस नर्व, so we will assess. Ask the client to open the mouth. Depress the client tongue with the tongue blade. Ask the client to say I. Usually she soft, the soft palate raise and the uvula remain in the midline. क्या करेंगे हम, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपने अपने मुंह को जो है वो खोलना है और अपने टंग डिप्रेसर की मदद से आपने उसके टंग को डिप्रेस करना है, नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करना है, तो पेशेंट जो है वो आ करेगा। ठीक है, आज तक क्लाइंट उससे आ, तो यूजुअली आपको सॉफ्ट पैलेट जो है वो भी रेज होगा और यूविला भी आप देख लोगे कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और ऑब्जर्व करोगे इंडिविजुअल सॉल्विंग। टेस्ट हम करेंगे गैग रिफ्लेक्सिस, वार्निंग द पेशेंट फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसमें ग्लोसोफरेंजियल और वेगस नर्व की बात कर रहे हैं, हम दोनों सेस कर लेंगे। जी बेटा, इसमें हम गैग रिफ्लेक्सिस असेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, गैग रिफ्लेक्स असेस करेंगे, वार्निंग पेशेंट फर्स्ट। ठीक है, पेशेंट को बताएंगे कि वो आ करेगा, तो उसमें गैग रिफ्लेक्सिस, इस तरह हम वेगस भी और ग्लोसोफरेंजियल दोनों ही नर्व को जो है वो असेस करेंगे। ग्लोसोफरेंजियल कंटिन्यू है, आज द क्लाइंट ओपन द माउथ, ये आपको इनर व्यू बता दिए है। डिप्रेस द क्लाइंट टंग विद द टंग ब्लेड, आज द क्लाइंट टू से uvula the usually the soft palate raise and uvula remain in the midline। जो आपको इनर व्यू दिखाया जा रहा है माउथ का, ये हार्ड पैलेट है और इसके पीछे ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट है यूविला के पास। ठीक है, ये सेंटर में है, मिड लाइन ऑफ द जो है वो माउथ में फेरेंक्स आपकी, और ये टंग है जिसको डिप्रेस किया हुआ है, तो आप इनर व्यू देख सकते हो। राइट टॉन्सल्स हैं आपके। ठीक है, इंटीरियर पिलर्स हैं जो कि सपोर्ट दी हुई है उसको, यूविला को, और पोस्टीरियर पिलर्स है। इज इट क्लियर? इस तरह आपने टंग डिप्रेस करने हैं, टंग डिप्रेसर के साथ, और आपने जो है उसको सेम चीज है उसमें। ठीक है जी। 11 स्पाइनल एसेसरी। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारी एसेसरी मसल्स हैं। जी, तो हम इसमें जो है हमारी क्रीनियल नर्व 11, उसमें हम स्पाइनल एसेसरी मसल्स को असेस करती है। तो टेस्ट हम क्या करते हैं, ट्रापेजियस मसल्स, हैव द क्लाइंट श्रग द शोल्डर्स व्हाइल यू resistant with your hands. Ask the client to try to touch the right ears to the right shoulder without raising the shoulder. Repeat with the left shoulder.
तो आपने क्या करना है, स्पाइनल एसेसिटी मसल्स में हम देखने के लिए हम ट्रापेजियस मसल को असेस करते हैं। और पेशेंट्स को आपने क्या करना है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा इसलिए आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपने पेशेंट को क्या करना है कि अपनी शोल्डर को रेस करे आपकी रेजिस्टेंट के एंगेज में, अपोजिट डायरेक्शन में आप नीचे की तरफ उसके फोर्स अप्लाई करोगे, मगर पेशेंट की बियरेबल होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा। पेशेंट आपके अपोजिट जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा ट्रापेजियस मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, और आपने देखना है कि इक्वली ही बैलेंस है या एक शोल्डर के ऊपर फोर्स लग रहा है, दूसरे पे मसल्स के जो है वो नहीं फोर्स अप्लाई हो रहा। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि आपने राइट जो है आपने अपोजिट डायरेक्शंस में अपने ईयर लोब को टच करना है, मगर आपने उसका ये देख रहे हैं आप, थर्ड जो है इमेज आपको पिक्चर नजर आ रही है, आपने अपनी तरफ अपना फोर्स लगाना है और पेशेंट ने आउटर साइड पे एडक्शन की तरफ लगाना है। ठीक है, तो ये आपने हर ईयर लोब को जो है ना राइट और लेफ्ट दोनों ही तरफ आप उसमें आपने रिपीट करवाना है, राइट और लेफ्ट शोल्डर। क्लियर है जी। 12 क्रीनियल नर्व कौन सी है हमारी, हाइपोग्लोसल। ठीक है, हाइपोग्लोसल में क्या है, ठीक है, हाइपोग्लोसल ask the patient to protrude tongue and move to side, assess for symmetry atrophy। सामने आपको नजर आ रही है इमेज में। पेशेंट को आपने क्या कहना है, आपने हाइपोग्लोसल क्रीनियल नर्व जो है 11 को असेस करने के लिए पेशेंट को आपने कहना है कि अपनी टंग को बाहर प्रोट्रूड बाहर की तरफ निकाल लें, राइट और लेफ्ट मूव करें, साइड बाय साइड आप देखेंगे तो ये एट्रोफी तो नहीं है। आपने असेस करना है सिमेट्री और एसिमेट्री के बाद। ठीक है, कि कहीं उसके मसल जो है वो मतलब लेस तो नहीं हुए, वे इक्वल शेप में है, सारी चीजें उसकी मूव करवा के आपने देखना जी। नाउ वी विल कंटिन्यू मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन। मोटर फंक्शन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मोटर फंक्शन में जब भी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दो बातें हमारे माइंड में आती है, कौन सी, डिकॉर्टिकेट पोस्चर और डीसेरिब्रेट पोस्चर। ये हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। अब पेशेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सामने इमेज नजर आ रहा है कि डिकॉर्टिकेट पोजीशन कैसी होती है और डीसेरिब्रेट कैसी होती है। अब डिकॉर्टिकेट पोस्चर इज एन abnormal posture in which person is a stiff with a bent arm, clenched fist, and legs held out straight. The arm are bent inward in toward the body, and the wrist and fingers are bent and held on the chest. This type of posturing is a sign of severe damage in the brain. People who have these conditions should get a medical attention right away. तो क्या करना है, अगर इस तरह की पेशेंट की कंडीशन, इट मीन्स के डिकॉर्टिकेट जो है वो अलार्मिंग सिचुएशंस है। पेशेंट के ये साइन सिम्टम होंगे जिसमें करेक्टराइज बाय उसकी नेक स्टिफ हो जाती है, आर्म उसके बेंड हो जाते हैं टूवर्ड द चेस्ट, और उसकी जो फिस्ट है क्लंच हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, फुट जो है डाउनवर्ड की तरफ हो जाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब आप पेशेंट्स की देखते हो तो डेफिनेटली आप उसको क्या करना है, आपने इमीडिएटली गेट अ मेडिकल अटेंशन राइट वे, इमीडिएटली उसको इमरजेंसी कंडीशंस में आप जो है वो रेफर कर सकते हो। और ये वो कंडीशंस हैं कि सीवियर डैमेज हो जाता है ब्रेन का कोई भी पार्ट, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाते हैं और पेशेंट कोमाटोस में चला जाता है। इज इट क्लियर जी। डीसेरिब्रेट में क्या है, टू एलिमिनेट सेरिब्रल फंक्शन बाय अ ट्रांसेक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम और लाइगेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी एट द सेंटर ऑफ द पोन्स। ठीक है, तो इसमें डीसेरिब्रेट कंडीशंस में ये भी सेरिब्रल, डिकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट मोस्टली हम मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन में हम असेस कर रहे होते हैं। तो पेशेंट जो है वो इन दो पोस्चरिंग कंडीशन में अब नॉर्मल पोस्चरिंग आ जाता है, तो आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाता है कि इसको सेरिब्रल से ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, या सेरिब्रम में है या पॉन्स वगैरह में, इस तरीके से। तो अब आपने देखना कि जो हमारा डीसेरिब्रेट है तो इसमें फंक्शन क्या इम्पेयर हो जाता है, हमारा ट्रांसेक्शन ऑफ द, या तो कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, उसमें ब्रेन स्टेम की, या कोई लाइकेट हुआ है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की या बेस्टर आर्टरी की। और आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, हमारा पॉन्स सबक्यूटेटा है। इसमें पोस्चर कैसा हो जाता है, ठीक है, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी क्यों हो जाती है, ये तो मैं पता चल गया कि ब्रेन स्टेम में कोई इम्पेयरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाती है। तो इसमें मोस्टली जो है वो कॉज क्या होती है, इसकी अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम जो होता है या सेवरल बायलेटरल लीजन्स हो जाते हैं सेरिब्रम में। ठीक है, सेरिब्रम में हो जाता है।
और पेशेंट जो है वो किस कंडीशन में पाया जाता है, रिजिड उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, आर्म्स उसकी दोनों इंटरनली रोटेट हो जाती हैं और शोल्डर्स तक, और सेकेंडली क्या होती है, एल्बो, नी, हिप एक्सटेंड हो जाती है, और फिंगर, एंकल्स एंड टो वो क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स हो जाते हैं आउटवर्डली, और जा में भी क्लंच विद द नेक क्या होगी, हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगी, जिसको हम डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें देखा आपने, उसमें टूवर्ड जो उसके आर्म थे वो बेंट हुए थे टूवर्ड, और इसमें आर्म जो है वो एक्सटेंड हो गए हैं विद द रिस्ट जो है वो रोटेटेड हो गई है। ठीक है, और लेग्स जो है वो भी इसमें एक्सटेंड है विद द फीट इंटरनली रोटेट होगी, अंदर की तरफ रोटेट हो गए। उसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जस्ट इसमें डिफरेंशिएट, हाइपर एक्सटेंड हो जाती है इसकी नेक भी। ठीक है, और सेकेंडली इसकी क्या होते हैं, आर्म्स जो होते हैं वो इसके आउटवर्ड हो जाते हैं, और वो जो है टूवर्ड द चेस्ट हो जाता है। इसमें ये दो चीजें पहचान है। होता उसमें भी जो डिकॉर्टिकेट में भी क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, स्फीयर डैमेज ऑफ द ब्रेन की बात हो रही है कि उसके किसी भी पार्ट में हो जाती है। इसमें उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसके फंक्शन में इम्पेयरमेंट है। ठीक है, पॉन्स अब्लोगेटा जो है, तो पार्ट क्या है, कौन सा है, सेरिब्रम का। इज इट क्लियर? जी, ये आप जस्ट आप अपने माइंड में एक कंसेप्ट कर लें, एपिलेप्सी फिट्स में होगा, इसमें फिट्स नहीं होगी पेशेंट की, अदिला बेटा पोस्चरिंग ही ऐसी हो जाएगी, फिट नहीं पेशेंट को पड़ेंगे, इसमें पोस्चरिंग ही ऐसी हो जाएगी। वो टॉनिक क्लॉनिक वाले फिट्स हो जाते हैं या टेटनी वाले पेशेंट्स होते हैं, मगर इसमें पोस्चरिंग ही, अगर कोई हमारा ब्रेन का पार्ट डैमेज है, जैसे सेरिब्रम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पोस्चरिंग हो सकती है आपको, और पेशेंट ऑलरेडी कोमा में होगा और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, इसमें फिट्स की बात नहीं होगी। ठीक है, अब डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी का वर्ड भी यूज होता है, डिसेरिब्रेट रिजिडिटी का भी बात होती है। जस्ट आप सिंपली आप दो वर्ड्स में डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी एंड डिसेरिब्रेट। तो डेफिनेटली आप लेबल कर सकते हो कि अब नॉर्मल पोस्चरिंग है, अब नॉर्मल पोस्चरिंग करेक्टराइज बाय ये सारे सिम्टम्स जो आपको बता दिए मैं, कि ये उसकी फ्लेक्स हो जाएंगी, यहाँ फिक्स हो जाएंगी, जिस तरह अडक्शन की बात हो रही है उसमें अबडक्टेड हो जाता है, फ्लेक्स हो जाती है, उसमें एक्सटेंड हो जाता है, ये सारी चीजें लिख देंगे। और कॉज बाय क्या होगा कि सेरिब्रम डैमेज हो सकता है उसका, ठीक है, और स्फीयर पॉन्स अब्लोगेटा या ब्रेन स्टेम की हम बात करते हैं। तो आप दो वर्ड्स में जो है ये पूरी डेफिनेशन जो है इसको लिख सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, मोटर फंक्शन में हम दो चार चीजें और भी देखते हैं, क्योंकि मोटर का फंक्शन ये है, सेंसरी जो है वो नर्व से रिलेटेड है, मोटर जो है हमारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, सेल्फ केयर एक्टिविटी, जिसमें हमारा सारी चीजें जो हम पानी पीना, क्लॉथिंग करना, वॉकिंग करना, बात करना, ये सारे हमारे मोटर फंक्शन में आ जाते हैं। जी, वेरी गुड आंसर। मैं काफ़ी देर से डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट की ही बात कर रही हूँ, और अभी आपने फाइनली मेरे से क्वेश्चन किया कि डिकॉर्टिकेट क्या है, आप किधर थे तब से? मैंने अभी आपको बताया है कि डिकॉर्टिकेट में क्या है, अब नॉर्मल पोस्चरिंग है और ब्रेन का स्फीयर डैमेज हो जाता है। कौन से पार्ट में? सेरिब्रम के पार्ट के अंदर कोई भी लीजन आ सकता है, कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई डैमेज चीज हो जाती है और उसकी ये कंडीशन हो जाती है। आप, इसका मतलब है कि आप लेक्चर नहीं सुन रहे, आपने ऑन किया और चले गए हो। मेरे ख्याल में बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट को सबको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देती। जी बेटा, जी अदीला, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वेल एक्सप्लेन किया। टाइप हेयर कमेंट्स। ओके, जी आपने कहा जी मैम आ गई है, अगर नहीं आई तो बेटा मैं दोबारा बता देती, समझ आ गई है मैम दोनों टर्म्स की, इट मीन्स कि सब आप नहीं थे उधर, ऐसे ही है ना? ओके बेटा, आपको समझ नहीं आई, आप सुन रहे थे तो मैं दोबारा से आपको बता देती। आपने देखा ये कंडीशन है
कॉर्टिकेट नॉर्मल एंड डी कॉर्टिकेट अब नॉर्मल पोस्चरिंग है। ये देखिए बेटा, डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट, यही कंडीशन से आपको दिखा रही थी। ये डी कॉर्टिकेट क्या पोस्चर आपने लिखना है, अगर सिंपली 2 वर्ड में डिफरेंस मांगा जाता है तो डी कॉर्टिकेट में क्या आप नॉर्मल पोस्चरिंग है पर्सन्स की, जिसमें ये करेक्टराइज बाय आप लिख सकते हो, उसकी बेंड आर्म है, उसकी क्लंच फिस्ट है, और लेग और जो लेग हेल्ड आउट स्ट्रेट हुई हुई है, आर्म्स जो है वो टुवर्ड द चेस्ट है, रिस्ट और फिंगर बेंट है, हेल्ड ऑन द चेस्ट, ठीक है। और इस टाइप की जो पोस्चरिंग होती है वो साइन किसका है, सीवियर डैमेज इन द ब्रेन, कि ब्रेन में कोई सीवियर किस्म का डैमेज हो गया है, किस पार्ट में हुआ है, सेरिब्रम में, ठीक है। सिंपली 2 वर्ड्स में है कि सेरिब्रम में सीवियर डैमेज हो गया है। इसके लिए जो है इसी कंडीशंस में पेशेंट्स को जो है गेट मेडिकल अटेंशन राइट वे, कि इमीडिएटली आपने उसको जो है वो अटेंशन देनी है और इमरजेंसी में उसको रेफर करना है। डीसेरिब्रेट में क्या है, इसमें सीवियर डैमेज ब्रेन का है, इसमें भी ब्रेन का है। इसमें जस्ट क्या है कि इसमें ब्रेन स्टेम का जो पार्ट है, पॉन्स, ठीक है, सेरिब्रम का ही पार्ट है ना, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, उसमें इंपेयरमेंट आ जाती है, उसमें कोई लीजन हो सकता है या बायलैटरली कोई लीजन हो सकता है, सेरिब्रम में भी हो सकता है, और उसमें करेक्टराइज ये कंडीशंस होगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी क्या है, ये भी आप कह सकते हो, दिस इज डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी इज अ abnormal postures of a persons is characterized by flex feet, arm, ठीक है, elbow, wrist toward the chest and internally rotated the legs, ठीक है, plantar जो है वो flex, ये आप इस करेक्टराइज बता सकते हो। इसका कास्ड बाय सीवियर डैमेज ऑफ द ब्रेन, तो इसमें गेट उन्होंने मैनेजमेंट भी बता दी कि इमीडिएटली आपने पेशेंट्स को जो है वो इमरजेंसी में शिफ्ट करना है। डीसेरिब्रेट की अगर बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो abnormal posturing ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट या पर्सन आप कह सकते हो। इसका करेक्टराइज बाय आपने सारा बता देना है कि इसकी आर्म्स, रिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाती हैं आउटवर्डली, ठीक है, आउटवर्डली एक्सटेंड हो जाती हैं, और उसके जो पाम्स हैं और हैंड्स हैं वो प्रोनेटेड फ्लेक्स हो जाते हैं आउटवर्डली, ठीक है, और एक्सटेंड हो जाती हैं उसकी लेग्स, और इंटरनली रोटेट भी हो जाती हैं ये वाले हमारे फीट, और हाइपर एक्सटेंशन किसकी हो जाती है, हमारी नेक की, ठीक है। तो ये डीसेरिब्रेट कंडीशन है। इस कास्ट बाय क्या वजह हो सकती है, ठीक है, इसमें भी उन्होंने कहा या तो सेरिब्रम में या कोई वेस्लरी आर्टरी में क्या हो जाती है, कोई लीजन हो जाता है ब्रेन स्टेम के जो अपर पार्ट है, ठीक है। तो इस कॉल्ड डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है जी। इसमें प्रेसिस है, पैरालिसिस है, हिमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, प्रेक्सिया है, तो ये टर्मिनोलॉजी बेसिक है, ये आपने खुद से ही पढ़नी है, ठीक है। अगर हम मसल्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है इसकी ग्रेडिंग भी है, 0 to 5 हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो इसमें भी ग्रेड क्या है, अगर मोमेंट है तो बिल्कुल मोमेंट नहीं है तो क्या आप उसको क्या करोगे, 0 लेबल कर दोगे। ऐसे पेशेंट अगर तो वेंटिलेटर पे है या कोमाटोज कंडीशन में है तो उसमें जो है हम देखते हैं, अगर थोड़ी बहुत विजिबल मसल्स की मूवमेंट है और जॉइंट्स की मसल्स की नहीं है तो डेफिनेटली आप 1 करोगे। अगर मूवमेंट एट जॉइंट है और अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, तो वो 2 होगी। अगर मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी है बट नॉट अगेंस्ट एडिडा रेजिस्टेंट तो 3 देंगे। अगर मोमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंट बट लेस देन नॉर्मल 4 देंगे। अगर नॉर्मल ही है कि उसके जॉइंट की मोमेंट भी है, रिस्ट की भी है, जब हम एक्टिव और पैसिव उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो डेफिनेटली हम उसको, अगर कोई पेन नहीं है जॉइंट पे भी और नॉर्मली पेशेंट को मूव कर रहे हैं, खुद से कर रहा है, तो वो हम 5/5 दे देंगे। इज इट क्लियर? अब हम अपर एक्सट्रीम, क्योंकि मोटर फंक्शन का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को हम असेस करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे कि आया कि उनमें स्ट्रेंथ इक्वली ही है या कोई राइट और लेफ्ट जो है वो इम्पेयरमेंट है, या सिमेट्री और एसिमेट्री की हम बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, आस्क द पेशेंट टू रेज अप बोथ देयर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ देम simultaneously as strongly then can, while the examiner provide a resistance to this movement. Compare the strength of each arm. The deltoid muscles is innervated by the C5 nerve roots via the X3 nerve. ठीक है, जब मैं पढ़ रही थी नोट में तो आपको मैंने एक टर्म बताई थी कि ये सी क्या है, टी क्या है, एस क्या है, ऐसे ही है एल क्या है।
कि इसके साथ 1 2 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ठीक है। तो अब अपर एक्सट्रीमिटी की बात क्या है, हमने पेशेंट को कहना है कि अपने दोनों आर्म जो है वो रेज करें इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, पेशेंट के सामने। आपने क्या करना है, अगेंस्ट उसके रेजिस्टेंट डालनी है। अगर आप ऊपर से पुश कर रहे हो उसको डाउनवर्ड, तो पेशेंट जो है वो अपर की तरफ रेजिस्टेंट डालेगा। तो आपने देखना है राइट और एक्चुअली हमने देखना क्या है कि मसल्स की स्ट्रेंथ इक्वली ही है या नहीं। एग्जैक्टली बेटा, सी फॉर सर्वाइकल ही है, ठीक है, टी फॉर थोरैसिक है, एल फॉर लंबर है, एस फॉर सैक्रल है। वेरी गुड शायद सुमैया, शायद जी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए उस वक्त आपको कहा था। तो हमने एंगेज, जो भी हमने मोटर फंक्शन में हमने स्ट्रेंथ असेस करनी है, तो एंगेज रेजिस्टेंट, जैसे आप जो है वो पुश कर रहे हो तो वो पुल की तरफ करेगा, अगर आप पुल कर रहे हो तो वो पुश की तरफ करेगा। ये आपने माइंड में अभी से बना लें, क्योंकि अभी काफ़ी स्ट्रेंथ आएंगी, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की स्ट्रेंथ। फिर आपने कंपेयर करना है दोनों तरफ, और उसमें फिर आपने कंक्लूड क्या करना है कि डेल्टाइल मसल्स, डेल्टाइल मसल्स आपको पता है अपर आर्म की है। डेल्टाइल मसल्स जो है वो उसमें नॉर्मली जो है हमारी सर्वाइकल फिफ्थ नर्व रूट जो है वो एक्सली नर्व रूट तक निकलता है, उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मली है। इज इट क्लियर जी? Ask the patient to keep their arm in place while they close their eyes and count at 10. Normally, the arm will remain in place. If there is upper extremity weakness, there will be a positive pronator drift in which the affected arm will pronate and fall. Definitely आपको पता है कि अगर हम कोई भी असेस कर रही हैं, अगर तो पेशेंट जो है वो आई क्लोज करके 10 तक काउंट करता है, अपने नॉर्मली आर्म्स अपर करके रिमेन दोनों सेम साइड पे रहते हैं, तो इट मीन्स कि अगर किसी में कोई इम्पेयरमेंट है तो वो डाउन की तरफ प्रोनेट कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा, तो इट मीन्स कि अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई वीकनेस है। इज इट क्लियर? ठीक है, हम टेस्ट स्ट्रेंथ असेस कर रहे हैं लोअर आर्म फ्लेक्शन की, जिसमें हम बाइसेप्स भी हमें पता है मसल्स का, और ट्राइसेप्स मसल्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें हम बाइसेप्स मसल्स की असेसमेंट हो रही है इसमें, बाय होल्डिंग द पेशेंट रिस्ट फ्रॉम अबव एंड इंस्ट्रक्टिंग देम टू फ्लेक्स देयर हैंड अप टू देयर शोल्डर, ठीक है। तो आपने उसकी रिस्ट को, आपने जस्ट वो उसने होल्ड किया उसके शोल्डर को सपोर्ट के लिए, तो उसने उसकी रिस्ट को क्या किया है, जस्ट होल्ड किया है उसको, और उसने जो एग्जामिनर है उसने कहा है कि अपने शोल्डर की तरफ इसको जो है वो फ्लेक्स करे, ठीक है। फ्लेक्स देयर हैंड अप टू देयर शोल्डर, कि मतलब ऊपर की तरफ वो लेके जाए, फ्लेक्शन करे, क्योंकि उसने अगेंस्ट अपोजिट रेजिस्टेंट डाली हुई है। प्रोवाइड रेजिस्टेंट एट रिस्ट, रिपीट एंड कंपेयर to opposite arm, ठीक है। The biceps muscles is innervated by the C5 and C6 nerve root by the muscutaneous nerves. Is it clear? कि आपने पेशेंट का टेस्ट स्ट्रेंथ किया अपने लोअर आर्म की, लोअर आर्म हम उसको क्या कहते हैं, फोर आर्म भी हम उसको कहते हैं। तो इसमें हम बाइसेप्स मसल्स ऊपर वाले हमने उसके देखने हैं। तो आपने पेशेंट की रिस्ट को होल्ड किया है अबव इंस्ट्रक्टिंग, और अब उसको कहना है कि ऊपर की तरफ फ्लेक्स करें, ठीक है। आप नीचे की तरफ यूं पकड़ा हुआ है और उसको कहना है आप शोल्डर की तरफ इसको लेके जाएं, फ्लेक्स करें ऊपर की तरफ। तो रेजिस्टेंट आपने उसको डाली हुई है। अब इसी तरह आपने रिपीट करना है, कंपेयर करना है अपोजिट साइड पे, ओके। Intrinsic hand muscles, it means triceps muscles. Now have the patient extend their forearm. एक्सटेंड वो करेगा, पहले उसने फ्लेक्स करने की कोशिश की जिसमें और एक्सटेंड करेगा, तो हमें ये मसल्स ट्राइसेप्स मसल्स जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। Which muscle is biceps and which muscle is triceps? बिल्कुल ही ना, कोरोना की वजह से हम इसको जो है वो नहीं कर रहे, अदरवाइज मैंने आपके साथ साथ स्किल लैब भी करवानी थी। बिल्कुल बेटा, अच्छे से आपको हो जाएगी। अगर आप लोग कोई लेना चाहते हो वीडियोस वगैरह भी, तो क्योंकि वीडियो हैवी होती हैं जो कि आपको अभी मैं नहीं मेल सेंड कर सकती व्हाट्सएप, तो इंशाल्लाह दुआ करें जल्दी ख़त्म हो जाए, तो मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगी। आप लोग अपने यूएसबी ले आना, शेयर कर लेंगे, आप रास्ते में आते जाते आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल जी। इंट्रिंसिक हैंड मसल्स ट्राइसेप्स। Now have the patient extend their forearm, engage the examiner resistant. वही बात जो मैंने आपको एक दफ़ा बता दी कि इसमें आपने, अगर आपने पुश कर रहे हो तो पेशेंट क्या है, पुल करेगा आपको अच्छे से, अगेंस्ट रेजिस्टेंट। अगर आप पुल कर रहे हो तो आप पेशेंट जो है वो पुश करेगा अगेंस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। ये दो बात आपने याद रखनी है, ठीक है। मेक अ सर्टेन दैट द पेशेंट बिगन
their extension from a fully flexed positions, because this part of the movement is the most sensitive to a loss in strength. Note any asymmetry in the other arm. The triceps muscle is innervated by the C6 and C5 nerve root via the radial nerve. ठीक है, तो इसमें जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट रेजिस्टेंट देखनी है। फोर आर्म की अभी देख रहे हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल की हो रही है जी। अब आ जाते हैं हमारा हैंड। Does the intrinsic hand muscles once engaged by having the patient abduct or fan out. ठीक है, all of their fingers instruct the patient to not allow the examiner to compress them back in. Normally, one can resist the examiner from replacing the finger. Finger abduction or fanning. Fanning is innervated by the T1 nerve root via the ulnar nerves. अब इसमें बात पूरी स्टेटमेंट में क्या उन्होंने बता दी कि हम इसमें इंट्रिंसिक हैंड के मसल्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम हैंड की हर फिंगर को जो है उतनी ही टेंशन देंगे। जस्ट लाइक आपको देखा कि जैसे किसी फैन की तरह जो है वो उन्होंने मूव किया हुआ है, ठीक है। तो सब फिंगर्स को आपने प्रॉपरली जो है वो असेस करना है कि वाया के इसके अंगेज आपने देखना है कि वन बाय वन सारी फिंगर जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। पेशेंट को आपने नॉट अलाउ द एग्जामिनर कि वो रेजिस्ट नहीं करेगा, पेशेंट जो है वो उसके ऊपर कंप्रेस करेगा। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नॉट अलाउ द एग्जामिनर टू कंप्रेस देम बैक इन, ठीक है। नॉर्मली क्या होगी कि पेशेंट जो है वो वन बाय, क्योंकि देखिए वन कैन रेजिस्ट द एग्जामिनर फ्रॉम रिप्लेसिंग द फिंगर, ठीक है। वन बाय वन सबको करेगा। और फिंगर अबडक्शन जो है वो फैनिंग और इनर्वेटेड बाय द थ्रेसिक नर्व वन रूट बाय द अल्नर नर्व। तो वन बाय वन सब फिंगर की स्ट्रेंथ देखनी है इसमें। एक्चुअली इन द शॉर्ट और कंसाइज में क्या है कि हर फिंगर की स्ट्रेंथ देखनी है, आया कि इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, ठीक है। सबका फन नोट करना है जी। थंब आपको पता है कि थंब का हम सेपरेटली ही करते हैं टू कंप्लीट मोटर एग्जामिनेशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द थंब पोजीशनिंग। थंब पोजीशन में हमने क्या देखना है, टेलिंग द पेशेंट टू टच द टिप ऑफ देयर थंब टू द टिप ऑफ देयर पिंकी फिंगर। जी, पिंकी फिंगर कौन सी है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जी जी स्टूडेंट्स, पिंकी फिंगर कौन सी है? Students, can you hear me? What do you understand about pinky finger? एग्जैक्टली सर्च करने के बाद डेफिनेटली आपने पूछ लिया होगा, देख लिया होगा। बिल्कुल बेटा, आपने टेलिंग द पेशेंट टू टच द टिप ऑफ देयर थंब टू द टिप, जिस तरह जस्ट लाइक हम इस तरह देखते हैं, तो उसने टच करना है लिटिल फिंगर को और थंब को, दोनों को अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें स्ट्रेंथ देखनी है उसमें, और अप्लाई करनी है रेजिस्टेंट टू द थंब विद योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर से भी वन बाय वन सबकी स्ट्रेंथ देखेंगे। रिपीट विद द अदर थंब एंड कंपेयर। Thumb opposition is innervated by the C8 and thoracic 1 nerve roots via the median nerve। क्योंकि मीडियन नर्व की भी बड़ी बात होगी, हम रेडियल और मीडियन नर्व को भी टैप करेंगे, जिसमें हम असेस करेंगे आया कि इनर्वेटेड है या नहीं है। क्लियर है? यहाँ बिल्कुल लिटिल फिंगर की ही बात हो रही है। पिंकी फिंगर क्या है, लिटिल फिंगर और थंब के दरमियान में हम उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर के साथ और कंपेयर करेंगे हम अनदर हैंड के साथ। जी, ये थी हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। ये क्या थी हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमने क्या देखना है, टेस्टिंग द अबडक्शन ऑफ द लेग बाय प्लेसिंग योर हैंड ऑन द इनर थाई ऑफ द पेशेंट एंड आस्किंग देम टू ब्रिंग बोथ लेग टुगेदर। दिस टेस्ट द अबडक्टर्स ऑफ द मीडियल थाई
Adduction of the hip is mediated by the L2, L3 and L4 nerve roots. इसमें हमने देखना है, हम लोअर लेग की बात कर रहे हैं, सॉरी हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हमने लेग की बात की। तो आपने दोनों हैंड सामने, एग्जामिनर जो है वो एग्जाम कर रहा है पेशेंट का, तो इनर थाई की तरफ पेशेंट के जो है वो दोनों हैंड रखे हैं, मतलब वो बाहर की तरफ पुश कर रहा है। अगर आपने देखा इनर थाई में पेशेंट जो आस्किंग देम ब्रिंग बोथ लेग टुगेदर, तो एग्जामिनर क्या है वो पुश कर रहा है आउटवर्ड, और जो पेशेंट है उसने अपना जो है टूवर्ड द लेग, उसकी लेग दोनों को कंबाइन करना है, उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। यही बात हो रही थी ना पहले भी कि आपने अपोजिट डायरेक्शन में आपने रेजिस्टेंस डाल दी, तो उसमें हम स्ट्रेंथ देखते हैं मसल्स की। ये जो टेस्ट है इसमें अबडक्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है, अडक्टर्स की बात हो रही है मीडियल थाई को, तो वो ऐड कर रहा है, और जो एग्जामिनर है वो जो कर रहा है अबडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारी L2, L3, L4 जो है नर्व रूट जो है वो फंक्शन इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। इज इट क्लियर जी? अब यहाँ देख ले कि यहाँ टेस्ट द अबडक्शन ऑफ द लेग्स, इसमें अबडक्शन की बात हो रही थी, उसमें एडक्शन की बात हो रही थी। अब एग्जामिनर जो है इसमें उसने प्लेसिंग द हैंड on the outer thigh and asking the patient to move their legs apart. This test the gluteal maximus and gluteus minimus muscles हम इसमें सेस करते हैं। Adduction of the hip is mediated by the L4, 5 and sacral 1 nerve root पे जो है वो इसकी परफॉर्मेंस और असेसमेंट हम कर रहे थे। अब यहाँ एग्जामिनर क्या है कि उसको ऐड कर रहा है टूवर्ड द, जो है वो दोनों लेग्स जो है टूवर्ड द बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, और जो पेशेंट है उसने इसको सेपरेट करना है। देख रहे हैं हैंड की डायरेक्शंस, इजली अंडरस्टैंडिंग है इस जी। क्लियर है जी? अब हम आ जाते हैं फुट की तरफ। तो होल्डिंग द बॉटम ऑफ द फुट, आस्क द पेशेंट टू प्रेस डाउन ऑन द गैस pedal as a hard as possible. इसको कहना repeat with the other foot and compare this test gastrocnemius and soleus muscles. In the posterior compartment of the lower leg, ankle plantar flexion is innervated by the sacral 1 and sacral 2 nerve roots via the tibial nerves. जी, इसमें हम फुट की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली बॉटम की भी बात हो रही है, तो हमें प्रेस डाउन करना है गैस पैडल की तरफ, एज हेड एज पॉसिबल। पेशेंट को कहना है कि ये मेरे हाथ के ऊपर जो है वो प्रेस करे जितना भी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरे उसके पाँव की तरफ भी जो है एग्जामिन करना है, क्योंकि हमें पैरेलल असेस करना है, नॉर्मेलिटी देखनी है, सिमेट्री देखनी है, और दोनों को कंपेयर करना है कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है या उसमें ज़्यादा है या इक्वली ही है। तो इस टेस्ट में हम कौन से गैस्ट्रोकेनेमस और सोलस मसल, सोल से निकला है, सोलस मसल जो है वो हम असेस कर रहे थे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग, क्योंकि पेशेंट के इटसेल्फ जो है फुट बिल्कुल रिलैक्स है, तो उसने लोअर लेग वाले जो है जिसमें हम काफ मसल्स कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ को देखना है, उसी से फोर्स वो लगा रहा है। ठीक है, एंकल फ्लेक्शन भी हम देखेंगे उसकी इनोवेटेड कौन सी है। ठीक है, सेक्टरल 1, 2 और नर्व रूट टिबियल। इज इट क्लियर? ओके जी, इसमें हम देखेंगे टू कंप्लीट द मोटर एग्जाम्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज में, आस्क द पेशेंट टू मूव द लार्ज टो अंगेज द एग्जामिनर रेजिस्टेंट। वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है बिग टो को असेस करने के लिए, उसने फोर्स क्या करनी है, अपवर्ड करनी है, पेशेंट की फेस की तरफ जो है उसको है ना अपने फेस की तरफ जो है वो करना। इसमें हॉलिसिस मसल जो है एक्सटेंसर हम देखते हैं, लॉगस मसल इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीटली इनर्वेटेड होते हैं। नंबर 5 नर्व रूट्स, दिस टेस्ट इज एक्सटेंसर हॉलोसिस लॉन्गस मसल्स। इस टेस्ट को हम एक्सटेंसर हेलोसिस मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट हम बिग टो की जो है वो देखते हैं स्ट्रेंथ और मोटर फंक्शन। आप रेजिस्ट कर रहे हो डाउनवर्ड, और पेशेंट को कहना कि अपवर्ड अपने फेस की तरफ जो है वो उसका फोर्स लगानी है, दोनों तरफ ही हम करेंगे, और उसमें मोस्टली हम एक्सटेंसर होलोसिस मसल्स जो है लॉन्गस मसल जो है उसको असेस कर रहे होते हैं, जो कि L5 नर्व रूट में से जो है इनर्वेटेड होते हैं। जी, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में मोटर फंक्शन के हम ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे देखेंगे, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी बेटा, मैं अब अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की।
कि बेटा स्टे करना आप लोग, क्योंकि 50 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट्स में मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। ओके ओके बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।